नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे ने बहू की कहनी में आकर अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे देने से मना किया तो पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू की होश ठिकाने आ गए। अरे रामेश्वर बाबू, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आए दिन सब्जियां लेने आ जाती थी। सब्जी वाले ने पूछा। अरे मदन लाल, दो बूढ़े लोग कितनी सब्जियां खा लेंगे? फिर महंगाई भी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ज्यादा खर्चा क्यों करना? रामेश्वर जी ने कहा। ये बात तो है बाबूजी। अच्छा बताइए, कौन कौन सी सब्जी दूं? सब्जी वाले ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। कुछ सोचते हुए रामेश्वर जी बोले, बस 1 किलो प्याज और आधा किलो आलू ही दे दो, एक फूल गोभी भी डाल देना। ठीक है बाबूजी, 200 रुपये हो गए। सब सब्जियों के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा। रामेश्वर जी ने संकोच भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपये निकाले और बोले, मदन लाल, अभी 100 रुपये ही रख लो। पैसे तो मैं ज़्यादा लेकर आया था, लेकिन पहले दवाइयाँ खरीदने में चला गया। दवाइयों की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। 100 रुपये फिर दे दूंगा। तो मदन लाल बोला, बाबूजी, वर्षों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, आपसे कभी पैसे मांगे हैं मैंने? जब पैसे हो तब दे देना। अभी आप ये 100 रुपये ही रख लीजिए। अरे नहीं मदन लाल, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, कहते हुए रामेश्वर जी सब्जियां लेकर घर वापस लौट आए। आ गए आप? अरे ये कि आप तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं, पैदल गए थे क्या? रामेश्वर जी की पत्नी मीना जी ने पूछा। रामेश्वर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मीना जी बोली, कितनी बार आपको कहा है कि ऑटो कर लिया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? और ये क्या, आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए। और क्या करता मीना, जेब में सिर्फ 100 रुपये थी, ये सब्जियां भी उधार लेकर आया हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले को भी झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो लाया था पर दवाइयों पर खर्च हो गए। कहने को तो मैं आईएएस बेटी का बाप हूँ, लेकिन जब मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहते कहते रामेश्वर जी की आंखें नम हो गई। मीना जी बोली, अरे पेंशन के पैसे खत्म हो गए थे तो रोहित को फोन करके पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में तो भी 2-3 दिन बाकी हैं। लेकिन मीना, उसे खुद भी तो समझना चाहिए ना कि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। पेंशन के तौर पर जो 20,000 रुपये मुझे प्रति माह मिलते हैं, उसमें से भी 10,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं। वो लोन जो मैंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, उसे मैं आज तक नहीं चुका पाया। और महंगाई इतनी है कि इतनी कमाई में इस महानगर में रहना नामुमकिन है। जिस बेटी का करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही बेटा आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग अलग बंगला बनाकर उसमें ठा से रह रहा है। क्यों? क्या मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ की जरूरत नहीं थी? रामेश्वर जी की दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर आई। मीना जी के दिल में छिपा दर्द भी आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा, परंतु जैसे तैसे अपने आंसू को छिपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट ली और अपने पति को समझाने लगी। अरे आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? बच्चे खुश रहे, माँ बाप की खुशी तो इसी में है ना। बस भी करो बेना, क्यों अपने बेटे बहू की करतूतों पर पर्दा डालती हूँ? रामेश्वर जी ने गुस्से से कहा। मीना जी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर उन्हें प्यार से समझाने लगी। अजी, मैं आपकी सब बातों को भली भांति समझती हूँ, लेकिन बड़े सियाने कह गए हैं कि जब किसी पर जोर ना चले तो खुद को समझा लेने में ही भलाई है। अब चलिए, अपने बेटे को फोन लगाओ। रामेश्वर जी के हाथों में मोबाइल देते हुए मीना जी बोली और उनके पास सोफे पर बैठ गई। रामेश्वर जी ने फोन लगाया, परंतु बेल जाती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया।
बहुत बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उनके बेटे रोहित ने फोन उठाया, परंतु इससे पहले रामेश्वर जी कुछ कहते रोहित बोला, पिताजी मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या? मीना जी ने पूछा तो रामेश्वर जी बोले, अरे नहीं, फोन तो उठाया था लेकिन समय नहीं है तुम्हारे लाडले के पास। कहता है कल बात करूँगा, बड़ा अफसर है, हो किसी ज़रूरी काम में। चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए मीना जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन रामेश्वर जी अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन आया ही नहीं। ऐसा भी क्या बिजी है जो अपने माँ बाप को एक फ़ोन तक नहीं कर सकता तुम्हारा बेटा? रामेश्वर जी उदासी भरे स्वर में बोली। तभी उनका मोबाइल बज उठा तो मीना जी ने कहा, देखा, इतना भी बुरा नहीं है हमारा बेटा जितना आप समझते हैं। अरे तुम्हारे बेटे का फ़ोन नहीं है, हमारे पुराने पड़ोसी मिस्टर राघव हैं। कहते हुए रामेश्वर जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, अरे भाई रामेश्वर जी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, रामेश्वर जी ने कहा। मिस्टर राघव बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप लोग? ये बात सुनकर रामेश्वर जी विसिमत स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई तुम भी कमाल करते हो, कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, इतनी शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। ये बात सुनकर तो रामेश्वर जी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया था। तभी मिस्टर राघव बोले, क्या हुआ रामेश्वर जी, कहाँ खो गए? फिर खुद को संभालते हुए रामेश्वर जी बोले, हाँ हाँ, वो बच्चों ने बुलाया तो था लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए जाने का मन नहीं किया। और वैसे भी बाहर का खाना हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर राघव बोले, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी रामेश्वर जी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, सब आपके बरसों की तपस्या का फल है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। सब आपकी मेहनत का नतीजा है रामेश्वर जी। मिस्टर राघव कहते जा रहे थे और रामेश्वर जी नम आंखें लिए वो सब बातें सुनते जा रहे थे। कुछ देर मिस्टर राघव से बात करने के बाद जब रामेश्वर जी ने फोन रखा तो मीना जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, या फोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? कल आपको सरदर्द कब हुआ? फिर रामेश्वर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीना, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने 5 स्टार होटल में पार्टी दी है अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को। इसी काम में व्यस्त होगा हमारा बेटा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। ये सुनकर मीना जी हैरानी से बोली, अरे हाँ, कल तो 21 सितंबर थी। 21 सितंबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम भूल कैसे गए उन्हें विश करना? शायद बच्चे हमसे नाराज होंगे तभी। तुम भी हद करती हो मीना, हमने विश नहीं किया तो क्या तभी उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? असल बात तो ये है कि उन तथा कथित हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर वो अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती थी। मिस्टर राघव बता रहे थे कि पार्टी में शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग आए थे। तुम ही बताओ मीना, मैं उन्हें झूठ ना बोलता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने अपनी पार्टी में अपने माँ बाप को न्योता तक नहीं दिया था। अभी रामेश्वर जी अपनी पत्नी को ये सब बातें बता ही रही थी कि उन्हें मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगी। देखा तो मिस्टर राघव ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर की थी। सभी फोटोज और वीडियोस को देखकर रामेश्वर जी और मीना जी हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। बहुत बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। रोहित के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी एक बहुत बड़े होटल में रखा गया था। केक काटते समय बहू के माता पिता उन दोनों के साथ खड़े थे। ये सब देखकर रामेश्वर जी और मीना जी जैसे निशब्द से रह गए।
अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन रामेश्वर जी के हाथ में पेंशन आई तो सबसे पहले सब्जी वाले के पैसे देने चले गए। जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़े तो हमेशा की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गई। जैसे ही अंदर गई तो दुकानदार, जिसका नाम मोहन था, अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा तो रामेश्वर जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैसे हैं आप काका? दुकानदार ने पूछा तो रामेश्वर जी बोले, अच्छा हूँ, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? हाँ काका, आपकी मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। कहते हुए मोहन रामेश्वर जी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है। अरे काका, खाया पिया करो, कमजोर होते जा रहे हैं। कहते हुए दुकानदारों ने फलों का लिफाफा भरकर उनके पास रख दिया। लेकिन मोहन बेटा, जितने पैसे लाया था वो तो खर्च हो गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं काका? आपके प्रताप से ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, जब कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था तो आपने मेरी मदद की थी। 8 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सिर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो एक पैसा नहीं था मेरे पास उनके इलाज के लिए, और पैसा कमाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया। तब आपने ना सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की बल्कि मुझे एक कारोबार भी शुरू करवाया। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकता। कुछ देर मोहन के साथ हालचाल बांटकर रामेश्वर जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो रामेश्वर जी बोले, अरे ये क्या मीना, तुम अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? मीना जी बोली, पता नहीं, फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे मीना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि चलकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। अब खर्चे के डर से अपनी सेहत को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकती ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर पर ले आऊँगा। जिद करके रामेश्वर जी मीना जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मामला कुछ गंभीर है, आप उन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाइए। ये सुनकर रामेश्वर जी चिंता में पड़ गए, ये सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्चा भी बड़ा होता है, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो रामेश्वर जी ने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय निकाल कर आप लोगों से मिलने आ सकूं, लेकिन क्या करूं, हर बार कोई ना कोई काम निकल ही आता है। रोहित ने कहा, बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रामेश्वर जी बोले, क्यों, क्या हुआ माँ को? रोहित ने पूछा तो रामेश्वर जी उदासी भरे स्वर में बोले, कुछ दिनों से बीमार चल रही है, डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और तुझे तो पता ही है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। पिताजी, उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूँगा। रोहित ने कहा, हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो टेस्ट करवाने को बोलेंगे या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहेंगे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाएं, कोई भी टेस्ट करवाएं, बस मुझे बता देना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ पिताजी, मुझे बहुत काम है। रामेश्वर जी फ़ोन पर हेलो हेलो बोलते रह गए, लेकिन दूसरी ओर से फ़ोन कट चुका था। वे लाचार होकर कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद जब रविवार आया तो रोहित ने अपनी पत्नी रूही से कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या, मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में? रूही ने तपाक से जवाब दिया। फिर रोहित बोला, लेकिन रूही, माँ की तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए पिताजी का फ़ोन आया था, मिलने जाना तो दूर, मैं तो उन्हें पैसे तक नहीं भेज सका। हाँ तो ड्राइवर के हाथ पैसे भेज देना, लेकिन मुझे चलने को मत कहो। अरे लेकिन माँ का हालचाल पूछना तो जाना पड़ेगा।
ये तो अच्छा हुआ कि पिताजी का दोबारा फ़ोन नहीं आया, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं था वहाँ जाने के लिए। ये सुनकर रूही बोली, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, 2 दिन पहले पिताजी का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पर। क्या? और तुमने बताया तक नहीं? तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वो तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी वाली बात होगी। रोहित ने उसी समय अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बिजी जा रहा था। मैं भी वहाँ जाता हूँ, कहते रोहित तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रामेश्वर जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से उतरकर रोहित घर के अंदर गया। उस समय रामेश्वर जी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। घर के अंदर आते ही उसने उन दोनों के पैर छुए, अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर बेच पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फ़ोन किया लेकिन आपका फ़ोन ही नहीं लगा। ये देखो, आपने रिसीवर ही ठीक नहीं रखा। अच्छा, और मैंने तुम्हें 2 दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, उसका क्या? रामेश्वर जी ने कहा। क्या बताऊँ पिताजी, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फ़ोन आया मैं उस समय सीएम के साथ कॉल पर था। आपने दोबारा फ़ोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार फ़ोन बहू के मोबाइल पर लगाया था। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद स्विच ऑफ होगा उसका फ़ोन। चलो छोड़ो, आप ये मिठाई खाओ, आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, अब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। लीजिए काका, आप भी खाइए। माँ, जल्दी बाहर आओ, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, रामेश्वर जी गंभीर स्वर में बोले। रोहित की हैनी का ठिकाना ना रहा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी मीना हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए रामेश्वर जी की आंखें आंसुओं से भर आई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? तभी रामेश्वर जी के दोस्त प्रताप जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल वालों ने बिना पैसे के तुम्हारी माँ को एडमिट नहीं किया। तुम्हारा ये बूढ़ा बाप अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वो इलाज शुरू करने को तैयार ही नहीं थे। ये सब सुनकर रोहित के होश उड़ गए। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी लापरवाही के कारण ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, और माँ का अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए रोहित बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं, मेरी मदद के लिए तुम जाओ अपने घर। जब हमें ज़रूरत थी तब अगर तुम वहाँ होते ही तो आज मीना हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से, और हाँ, अपने ये पैसे भी लेते जाना, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रोहित उदास भाव से अपने घर वापस लौट आया। पिताजी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। रोहित की इस बात पर उसकी पत्नी रूही बोली, लेकिन पिताजी ने उनका संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? रूही, अगर तुमने फ़ोन उठाया होता तो ये नौबत ना आती। ये देखो, तुम्हारे फ़ोन में 10 मिस कॉल्स हैं। लेकिन रोहित, ये कॉल्स किसी अननोन नंबर से आई थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि फ़ोन किसका है? 2 दिन बीते तो रोहित के पास उसके ससुर का फ़ोन आया। रूही ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, बेटी, जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या? सवाल मत पूछो रूही, न्यूज़ चैनल लगाओ। रूही ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत ने आज एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। एक औरत जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का आदेश दे दिया है। और जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी रोहित कुमार है। ये सुनकर तो रोहित और रूही की हवाइयाँ ही उड़ गई। फिर स्क्रीन पर दिखाई दिया रामेश्वर जी।
तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो आपने बेटी पर हत्या का आरोप कैसे लगाया? जी मैडम, ये एक हत्या ही है। मेरी पत्नी की मृत्यु मेरे बेटे की लापरवाही के कारण हुई है। अगर मेरी पत्नी को समय से इलाज मिल जाता तो वो आज जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इन समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। ये देखकर तो रूही का मुंह खुला का खुला रह गया और रोहित को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब रामेश्वर जी घर लौटे तो उनके पास फोन आया। हेलो पिताजी, आप मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? रामेश्वर जी बोले, बेटा अब तो मैं कोर्ट में ही बात होगी, और फोन रख दिया। फिर रामेश्वर जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की तो आंसू से सराबोर आंखों से आंसू निकलकर उन्हें झूलेदार गालों को भिगो दिए। धीरे धीरे इस केस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण रोहित को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब मुकदमा कोर्ट में गया तो रामेश्वर जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील हायर किया था। कार्रवाई शुरू की तो रामेश्वर जी ने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था उस दिन क्या क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने मीना जी का चेकअप किया था तो रामेश्वर जी को बताया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह भी दी थी। रामेश्वर जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप पैसे बाद में दे देना। इस बात पर रामेश्वर जी ने कहा, अब आप ही बताइए जज साहब, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के भी पैसे नहीं थे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज बड़े अस्पताल में कैसे करवाता। इसके बाद रामेश्वर जी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि ये उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिस अस्पताल में वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब रामेश्वर जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि ये अस्पताल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। रामेश्वर जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है, वो अगले दिन आकर मुझे पूरे पैसे चुका देगा। परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो वह काफ़ी देर तक फ़ोन लगाते रहे लेकिन अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। डॉक्टर की इस गवाही पर रामेश्वर जी बोले, जज साहब, मैं उस रात अपने बेटी को फ़ोन लगाता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और फिर जब मैंने अपनी बहू रूही को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि रोहित अभी किसी काम में व्यस्त है। मुझे बताने लगा था कि इस वक्त बहुत इमरजेंसी है लेकिन उसने बिना सुने ही फ़ोन काट दिया। जज साहब, पैसे ना होने के कारण कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था उसी दौरान उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई और उसने वही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पर रोहित के वकील ने अपनी दलील दी और रामेश्वर जी को दोषी ठहराते हुए बोला, आपको उसी अस्पताल में रहकर रोहित को फिर से फ़ोन करना चाहिए। कुछ समय बाद वो फ़ोन का जवाब ज़रूर देता लेकिन आपने अपनी पत्नी को ले जाने में जल्दबाजी दिखाई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। रामेश्वर जी गुस्से से बोले, एकदम गलत। पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैंने वहाँ कितनी देर इंतज़ार किया और कितनी बार अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच सके। अगर इससे ज़्यादा इंतज़ार करता तो केवल इतना ही फ़र्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज साहब ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई
और रामेश्वर जी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे, क्योंकि एक आदमी होते हुए भी जिस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए। अगली सुनवाई में जज साहब ने रामेश्वर जी से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं? तो रामेश्वर जी ने कहा कि उन्हें 3 करोड़ की रकम चाहिए। ये बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपए ही क्यों? तो रामेश्वर जी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटी पर खर्च किए हैं वह कुल मिलाकर 3 करोड़ की रकम बनती है। तभी रोहित का वकील बोला, आप पागल हो गए मिस्टर रामेश्वर, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? रामेश्वर जी बोले, जब रोहित 5 साल का था तब हमें पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपए का खर्चा होना था। इतने पैसे मेरे पास तो नहीं थे, तो अपने बेटे के इलाज के लिए अपने गांव की ज़मीन बेच दी मैंने। अगर आज वही ज़मीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसलिए मुझे उस ज़मीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए अपने बेटे से, और इसके साथ साथ मुझे वो रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की थी। रोहित हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी। कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्त मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया, और आज जब वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी बीवी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद वो हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गए थे हम लोग। कहते कहते रामेश्वर जी रुआसू हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी टेंशन में रहने लगी थी, और शायद इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से रामेश्वर जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, जिन माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी आंखें अपने बच्चों की एक झलक पाने को तरस जाती हैं। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, अगर उसे मेरी कदर नहीं है तो उसे वह सारे पैसे भी वापस कर देने ही चाहिए। रामेश्वर जी की ये दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। कोर्ट की सुनवाई के बाद रोहित और रूही थके हारे घर पहुंचे तो रूही के पापा भी वहां पहुंच गए। रूही किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी रोहित ने कहा, रूही, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि अननोन नंबर से पिताजी फ़ोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैंने फ़ोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन रूही, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्हें पहली बार फ़ोन किया था तब मैंने फ़ोन ही उठाया था। क्या उस समय वो पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर रोहित अपने ससुर जी से बोले, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देने चाहिए। इस बात पर रूही गुस्से से भड़कते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। आज तो तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो उनका फर्ज था। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्च के पैसे मांगने निकल पड़े। ऊपर से हमारे जमाने भर में बेइज्जती करवा कर रख दी है। पर तुम्हें बता देती हूँ, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं दे दूंगी। शट अप रूही, बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। रोहित गुस्से से चिल्लाया और उसके ससुर जी बोले, मेरे पास एक प्लान है जिसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा प्लान पापा? रोहित ने पूछा।
उसके ससुर जी ने उसे अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर रूही के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रोहित को भी आइडिया पसंद आया, तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कई बात की और फिर टोन काटते हुए बोली, बस अगली हियरिंग से बाजी पलटी ही समझो। कोर्ट की अगली हियरिंग के लिए जब रामेश्वर जी कोर्ट पे पहुंचे तो वहां खड़े सभी पत्रकार अपने अपने चैनल के लिए न्यूज़ बनाने लगे। तभी रामेश्वर जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज़ आई, ऐसे बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़े। ये सुनते ही रामेश्वर जी बोली, रोहित मेरा बेटा है। ये केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, और केवल उसे ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो ये समझती है कि बूढ़े लोग पुराने और बेकार हो चुके फर्नीचर की तरह हैं या फिर एक कबाड़ की तरह है। कार्रवाई शुरू हुई तो रोहित के वकील ने खुद रोहित को ही कटघरे में बुला लिया और उसने बयान दिया कि उसके पिता रामेश्वर जी को भूलने की बीमारी है। कि सुनकर रामेश्वर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद रोहित के वकील ने रामेश्वर जी के वकील से भी पूछताछ की, और जब उसे रामेश्वर जी के भूलने की बीमारी की बात पूछी तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि रामेश्वर जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। ये सुनकर रामेश्वर जी को बहुत गुस्सा आया। वो समझ गए कि उन्हें वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी खेमे में शामिल हो चुके हैं। लेकिन रामेश्वर जी स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। वो उसी समय खड़े हुए और अपने वकील से ही बोली, वकील साहब आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने ये केस किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। रामेश्वर जी की ये बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, शायद 10 या 12 सितंबर को। जी नहीं, 20 सितंबर को। अच्छा ये बताइए कि केस की सुनवाई कौन कौन सी तारीख को हुई थी? रामेश्वर जी ने पूछा तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे अरे, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और आज 27 अक्टूबर। अच्छा ये बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए हैं उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। फिर रामेश्वर जी बोली, चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, MSUP PL 5346। रामेश्वर जी की बात पर रोहित और रूही के साथ साथ उनका वकील भी हैरान खड़ा रह गया। उन्हें साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि रोहित निर्दोष है। भले ही वो अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, परंतु उसे अपनी माँ की हत्या का दोषी करारा नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे रामेश्वर जी ने अपने बेटे पर खर्च किए हैं वो पैसे तो रोहित को ने वापस लौटाने ही होंगे। ये फैसला सुनकर रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं जानता था कि रोहित को कोई सजा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। इसके बाद जब रामेश्वर जी घर पहुंचे तो उनके दोस्त प्रताप जी उनके पास आए और बोले, यार रामेश्वर, मैं तो तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा जो दिल्ली में नौकरी करता है, महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया करता था, लेकिन जब से तुमने अपने बेटे के खिलाफ केस दाखिल किया उसके बाद से वो मुझे दिन में 2 बार फ़ोन करने लगा है, और तो और हर वीकेंड पर मिलने भी आता है। ये सुनकर रामेश्वर जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 2 महीने बीते तो एक दिन रोहित के पास एक फ़ोन आया। हेलो बेटा, रोहित जन्मदिन मुबारक हो। ये सुनकर रोहित की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ मीना जी की ही थी। माँ, आप जिंदा हैं? कहते हुए रोहित की आवाज़ कांपने लगी। दूसरी ओर से रामेश्वर जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है, वो मैं छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैंने दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। ये सुनकर रोहित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सामने खड़ी रूही को समझ ही नहीं आ रहा था
कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब फोन रखा और रोहित ने रूही को ये बात बताई तो वो गुस्से से तमतमा उठी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो रूही? रोहित बोला तो रूही ने कहा, उसकी वजह से हमारी जितनी बदनामी हुई है तुम्हें अंदाजा भी है रोहित। हर सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है मेरा। अब मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी। रूही शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कहते हुए रूही ने अपने पापा को फोन लगाया। अगले दिन पुलिस रामेश्वर जी को गिरफ्तार करके ले गई और केस रीओपन हो गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए रामेश्वर जी को अदालत में लेकर गई तो मीडिया वाले बोले, अरे बाबा आपने ऐसा क्यों किया? सब लोगों को आप पर कितना विश्वास था। रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान रामेश्वर जी सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल में ले जाने लगा। मीना बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने मोहन को फ़ोन कर दिया। वो मोहन जिसकी मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहाँ पहुँच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं था। मोहन ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और मीना का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे मोहन के साथ उसके घर पर भेज दिया। लेकिन रोहित से मैं अभी भी नाराज था, क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी। उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। ये सारी बात सुनकर रूही गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ये अपनी बेटी बहू से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनकी पूरे शहर में इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और जो पैसे इन्होंने हमसे झूठ बोल कर लिए हैं वो ब्याज समेत हमें वापस दिलवाए। मीना जी जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी अब चुप ना रह सकी और कटघरे में आकर बोली, हमारा बेटा रोहित शादी के पूरे 5 साल के बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए हमने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा की। उसके बाद भगवान ने हमारी सुनी थी। इस बच्चे को हमने इतनी मन्नतों से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, तो क्यों हम उसे नफरत होगी? हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। ये सुनकर रोहित की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर मीना जी बोली, और जहाँ तक रही बहू की बात, तो रोहित तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी, देसी घी की पन्नियाँ, ये सब बहू को बहुत पसंद थी। सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई थी, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बनाई थी, और उसके यही ससुर जी नंगे पैर चलकर केदारनाथ मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज हमारी बहू कहती है कि हम उसे नफरत करते हैं। रूही बहू, जो रुपये तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना, उनमें से 1 पैसा भी अब उनके नाम पर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। ये सुनकर रूही का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। तो मीरा जी बोली, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्ध आश्रम बनाया है जिसमें औलाद द्वारा ठुकराए गए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि वह लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सके। मैं जानती थी कि अपने अपराध किया है और अपने एक दिन ये सच सबके सामने आ ही जाएगा, परंतु वह लाखों बुजुर्ग की परेशानियां, उनके दर्द,
उनके दुख को सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और शायद रूही के कठोर दिल में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गई। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट से बाहर चली गई। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन रामेश्वर जी ने जो किया उसे अदालत माफ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें 3 महीने कैद की सजा सुनाई दी जाती है। रामेश्वर जी ने खुशी खुशी उस सजा को स्वीकार किया और 3 महीने बाद जब जेल से निकल कर आए तो रूही और रोहित ने आकर उनसे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। अपनी बेटी बहू को तो रामेश्वर जी ने माफ कर दिया था, लेकिन वह अब उनके साथ नहीं बल्कि अपने वृद्ध साथियों के साथ रहना चाहते थे। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ अपने वृद्ध आश्रम में ही रहने चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।